फ्रेश कॉल्स ले लेते हैं इस समय की। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो CNBC आवाज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत दिल से आभार इतना प्यार देने के लिए। अच्छा, मार्केट टफ है लेकिन हमारे पैनल दृढ़ निश्चय के साथ कॉल्स ढूंढने में लगे हुए हैं और कमाई के मौके आपको बना कर देंगे। शुरुआत करते राजेश सातपुते जी, आपसे बताइए इस वक्त का ट्रेड क्या? श्रेया, देखिए नज़र आईटी पे है और मुझे उसमें से जो अच्छा लग रहा है वो है टीसीएस का चार्ट देखिए, बेहतरीन चार्ट है। 3100 150 इस रेंज को ये रिस्पेक्ट कर रहा है सुबह से। सो इसे बाय इन टीसीएस 3100 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से 3240 3280 तक का एक स्विंग एक टीसीएस में ड्यू है। ओके, 3280 तक के टारगेट देख रहे हैं टीसीएस में, तो फिलहाल ये रखे काउंटर रडार पर। अमित सेठ जी, अभी का कौन सा ट्रेड अच्छा लग रहा है आपको? श्रेया जी, मैं भी आईटी के साथ जाऊंगा। मेरी नज़र विप्रो पे है। विप्रो का अगर हम चार्ट देखें तो वीकली सपोर्ट लगभग 230-235 के आसपास आता है। पिछले 2 दिनों से ये चार्ट ज़रूर ये लेवल ब्यूटीफुली होल्ड कर रहा है। आज की भी वॉलेटिलिटी में यहाँ हम एक अपटिक देख रहे हैं। थोड़ा सा 10 डेमा क्रॉस करना बाकी है लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी है यहाँ पे, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 236 का और टारगेट्स रहेंगे 248 के। 248 के टारगेट विप्रो में अमित सेठ जी की तरफ से आते हुए। आशीष बहेती जी, आप बताइए, आप भी बाई साइड हैं? नहीं श्रेया जी, शॉर्ट साइड में रहूँगा। एबी कैपिटल में बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग स्टीप हो रही है, तो 340 का स्टॉप लॉस लगाकर एबी कैपिटल में बिकवाली की जा सकती है। नीचे में लगता है इसमें 320 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। पूरा स्पेस ही अभी मार झेल रहा है, तो एबी कैपिटल यहाँ पे बिकवाली के रहा है आशीष बहेती जी की तरफ से। गाबा सर, 2 बाई साइड आए हैं, 1 सेल साइड, आप किस साइड है? आई थिंक आई विल गो बाय। बाय में ऐसा है कि काफ़ी एक स्टॉक है मैक्स हेल्थ, काफ़ी स्ट्रेस्ड है ऑन द डाउन साइड, तो यहाँ से एक उम्मीद कर सकते हैं कि एक बाउंस मिल सकता है। अब ट्रेड करें 983 के आसपास, 970 का एक स्टॉप लगाए। पॉसिबल है कि अराउंड 1020 ये जोन है, वहाँ तक जा सकता है मैक्स हेल्थ के 1020 तक का जोन, यानी कि यहाँ पे खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से आते हुए। सचिन जी बताइए, आप किस साइड है, बाय या सेल? श्रेया, यहाँ पर एक सेल ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। मुझे लग रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो एक ब्रेकडाउन हुआ है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड होना चाहिए। डेटा के लिहाज से 1300 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल वापस रीचैलेंज होगा। एंड जिस तरीके से एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसके पैटर्न के टारगेट लगभग अराउंड 1240 के आसपास प्लेस्ड है, तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1342 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स सचिन जी ने यहाँ पे बिकवाली की राय रखी, तो 2 सेल साइड की ट्रेड और बाकी बाई साइड की ट्रेड आई है। वीरू जी शुक्रिया श्रेया, आते हैं कुछ देर में आपके पास एक बार फिर से जब कुछ ट्रेड्स मैच्योर होंगे तब। लेकिन राहुल अब इस वक्त हमारे साथ पहले में जुड़ चुके हैं। राहुल, इस बजट स्पीच में हमने 24,500 का एक लो क्रिएट किया। एक समय हम 750 पॉइंट थे, राइट नाउ वी आर आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स डाउन। एक रिकवरी है, बट फर्स्ट मैसेज आपका जो है बजट स्पीच पे, बस बजट पे है क्या? वीरू, लेट्स पुट दिस इनटू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? बाजार को क्या चलाता है? लिक्विडिटी। एक FIS की होती है, एक DIS की होती है, राइट? अब एक उठा हुआ है काफ़ी। ठीक है, अब FY27 की बात कर लेते हैं, जो आप ब्रॉडली ब्लूमबर्ग कंसेंसस देखेंगे तो 12% के आसपास की अर्निंग्स ग्रोथ प्रोजेक्शन है अगले साल की। तो अगर आप लेके चलें कि आपका इंडेक्स रिटर्न भी 12% होगा, राइट, अगले फिस्कल ईयर में, उस पर आप 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तो वैसे भी ले रहे हैं, तो आपका 1.44% तो वहाँ पे चला गया, ठीक है, 10.5 आ गया। एवरेज आपका 4% करेंसी डिप्रिशिएट हो गया, राइट, तो वो 10.5 का 6.5 हो गया। फिर आप अपने होम कंट्री का इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे, जो आप FI है 1, 1.5, 2%, आप आ जाते हो 4.5-5% पे। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आपको 4.5 पे मिल रहा है, इतना सेफ एसेट। तो आप क्यों रिस्क लेंगे यहाँ? तो इंडिया में आप की रिस्क क्यों लेंगे? मैं यहाँ पे पैसा क्यों डालूं? ऐसा क्या है इस बाजार में? That's a realistic approach, है ना? सही है ना? ये ही अप्रोच चल रहा है, इसीलिए आपके आउटफ्लोज आ रहे हैं। आप भारतीय बाजार में तभी डालेंगे जब आपकी 20-25% की रिटर्न होगी। वहाँ पे आपकी अर्निंग्स तो गई नहीं है ना अभी तक। तो ये हो गया FIS का। अब DIS पे आते हैं। FIS का मैटर सॉल्व कर दिया आपने, ठीक है? अब DIS की बात कमाओगे तो क्यों आओगे? एग्जैक्टली 4.5-5% अगर आप कमा रहे हो तो हिंदुस्तान क्यों आओगे? अब आता है DIS की बारी, वही 12% का रिटर्न है। प्रोजेक्शन नेक्स्ट ईयर CPI का 4% है, तो पोस्ट इन्फ्लेशन आपका 8% आ गया। वही 1.5% आपका करीबन चला जाता है LTCG में, करेक्ट? तो वो आ गया आपका 6.5, राइट? आज आपकी FD 7% पे है। ज़्यादातर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 10% टैक्स ब्रैकेट पे है, तो आपको 6.3% FD पोस्ट टैक्स मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर रैली हो गया है, मैं इक्विटी में पैसा क्यों डालूंगा? आप समझ रहे हैं? तो अगर आप इस
लॉजिकल और टेक्निकल, मैं लॉजिकल और टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सवेरे कह रहा था आपसे कि मुझे आई विल बी शॉक्ड अगर ये मार्केट 27,000 के ऊपर इस साल चला जाए. इट इज गोइंग टू बी अ ईयर वेयर इट कंसोलिडेट्स बिटवीन 24 to 27,000. ये इसका मैंने आपको बहुत लॉजिकल रीजनिंग एफआईएस और डीआईएस का दे दिया. ऊपर से डीआईएस के पास अब ऑप्शन है गोल्ड सिल्वर का भी. एफडीज की बात कर ली हमने, पहले हम एफडीज की बात नहीं करते थे. ठीक है, थोड़ी गिरावट आई है, बट इट हैज नॉट चेंज कि ये मल्टी बैगर हुए ना. 50,000 की चीज 4.5 लाख हो गई ना, तो वहां से अगर 50% गिर भी गई तो कौन सी बड़ी बात है, राइट. सो ये एक हो गया वो. दूसरा आते हैं बजट पे. एक तो ये ग्रॉस बोरोइंग का नंबर बहुत परेशान करने वाला है, 17.2 ट्रिलियन का जो. हाँ, पर अगर आई वांट टू नो वेदर इट्स एडजस्टेड फॉर स्विचेस और नॉट. इफ इट्स नॉट एडजस्टेड फॉर स्विचेस तो वो 19 लाख करोड़ हो जाता है. तो वी हैव टू सी, वो जैसे नीलेश भाई बोल रहे थे कि फाइन प्रिंट अभी आना बाकी है. दूसरा, जैसे हम सवेरे चर्चा कर रहे थे डिफेंस की, 20% का एक्सपेक्ट था, 14% आया है ग्रोथ डिफेंस का. ठीक है, अब आप टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 7.2% ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर. मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पे आ रहे हैं मुझे, 7.2% का ग्रोथ है. आपने जो कैपेक्स नंबर दिया 12.2 लाख करोड़ का, उस पर आपकी बैंक क्रेडिट ग्रोथ कहाँ पे आएगी अगर आपने एक्सपेक्टेड दे दिया है. सो आई थिंक देयर आर टू मेनी प्रेशर पॉइंट्स, दिस विल पुट प्रेशर ऑन बॉन्ड यील्ड्स. और जो हम मार्केट वैल्यूएशन की बात करते हैं, आई एम सॉरी, आई एम बिकमिंग अ लिटिल टेक्स्ट बुक हियर बिकॉज़ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स. एक तरह से मार्केट वैल्यूएशन ये होता है कि आप 10 ईयर को इन्वर्स कर दीजिए, तो जितना आपके 10 ईयर पे प्रेशर पड़ेगा उतना आपके वैल्यूएशन डिप्रेस हो जाएंगे. तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा ले लें, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि मुझे यहाँ से 27,000 28,000 निफ्टी इस साल में कैसे मिल सकता है. ऊपर से आपने बढ़ा दिया एसटीटी. आई एम नॉट सेइंग यू डन द रॉन्ग थिंग. ठीक है, आप सेबी के पेपर में आप कहते हो कि 90-95% पीपल लूज मनी इन एफएनओ, ठीक बात है, पर एक तरीका होता है करने का. यू नो, वैसे भी आपकी डिसइन्वेस्टमेंट की टारगेट लास्ट ईयर 47,000 करोड़ थी, आपने 8,000 करोड़ किया. आप समझ रहे हैं कितना अंतर है. आपने एसेट मोनेटाइजेशन ऐड करके उसको 20,000 पे लाए हैं. आपको पता है ये साल डिसइन्वेस्टमेंट का नंबर क्या है? आई डोंट नो, आपके एनालिस्ट ने बताया कि नहीं, 80,000 करोड़ का है. कहाँ से आएंगे जब लास्ट ईयर आपने सिर्फ 20%? तो ये मैथमेटिक्स कहाँ से ऐड होगी? ऊपर से 4.2 फिस्कल डेफिसिट का की चर्चा हो रही थी, 4.3 आ गया. आप बोलेंगे 0.1 में क्या हो गया, बट यू नेवर नो हाउ द फाइनल नंबर विल स्टैक अप, यू नो. सो ये सारी चीज़ें, बैंक क्रेडिट ग्रोथ, डिफेंस स्पेंडिंग, बॉन्ड डील, नेट, एसटीटी, जो मैंने आपको एफपीआईएस का बताया, पोस्ट इन्फ्लेशन एसटीटी, रुपी आपकी सबसे बड़ी प्रेशर पॉइंट वीरू जी आज की डेट में रुपी डेप्रिसिएशन है. जो लास्ट मैच हुआ था विराट कोहली का, उसके बाद मीम्स आ रहे थे, बहुत दुख हो रहा था कि 100 पे पहले कौन पहुंचेगा. इट इज नॉट अ गुड थिंग. वो हम देख के शायद हंस गए, इट इज नॉट अ गुड थिंग. बिल्कुल, आप समझ रहे हैं. बिल्कुल. आज तो रुपये बंद है तो इसके लिए थोड़ा रिलीफ है, पर लेकिन खैर राहुल, और अनुज, आज तो एफआईएस पूरे ट्रेड भी नहीं हो रहे. नहीं है अभी तो एफआईएस नहीं है. कल हो सकता है कि आपका निफ्टी 300-400 500 पॉइंट और कम हो जाए, हो सकता है. बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी. हालांकि अभी निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है. अब हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी जी भी जुड़े हैं. राठी साहब, गुड आफ्टरनून. राठी साहब, मार्केट तो पूरा सिर्फ एसटीटी पर फोकस कर रहा है. हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई, लेकिन हमने रीसेंट लोज तोड़े. आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को, और स्पेसिफिकली ये जो एसटीटी हाइक हुआ, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार. आई थिंक ये एसटीटी हाइक है ही सारा इफेक्ट मार्केट पे आ गया है. देखिए, मुझे लगता है, बोला नहीं फाइनेंस मिनिस्टर में, पर ऑब्जेक्टिव है, हमेशा कहते रह रहे हैं कि भाई हमको फ्यूचर्स ऑप्शंस कम करना है क्योंकि वहाँ 92% पैसा लूज कर रहे हैं. Perhaps this has been done to bring down the level of participation in futures or options. वो ऑब्जेक्टिव लगता है. पर मैं लगता हूँ अपने को बजट को जो एक पूरे नजरिए से, ओवरऑल नजरिए से देखने की जरूरत है. आई थिंक नेगेटिव पॉइंट है एससीटी आना, पर और तरीके से अगर देखें, मुझे लगता है तो कई पॉजिटिव पॉइंट है, वो देखना चाहिए. कि देखिए, इस साल भी इन स्पाइट ऑफ, देखिए जिस सर्कमस्टांसेस में आज हम चल रहे हैं, जो माहौल है आज, यूएस का जो माहौल अपने साथ टैरिफ का जो मामला चल रहा है, बहुत नेगेटिव उसका इफेक्ट है. उसके बावजूद भी आप समझिए, अगर अपना फिस्कल डेफिसिट 4.4% रिटर्न होने वाला है, अगले साल जाके 4.3 आने वाला है. आई थिंक दीज आर गुड पॉइंट्स. ऑल्सो कैपेक्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं 10%, विच इज नेसेसरी. आई थिंक जीडीपी ग्रोथ के लिए कैपेक्स इज द मेन ड्राइविंग फैक्टर. और जब गवर्नमेंट कैपेक्स ज्यादा करेगी तो साथ साथ उसके बाद डिमांड बढ़ के प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट आएगा. ऑल्सो इस बजट में देखिए, ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कुछ भी. एक अच्छी चीज जो कैपिटल मार्केट के एंगल से जो पॉजिटिव चीज हुई, वो बाईबैक के जो प्रोविजंस हैं उनमें चेंज लाए.
आई थिंक दैट्स ए वेलकम चेंज, क्योंकि पिछली बार जब किया था बिल्कुल सही नहीं था, परंतु उसको उन्होंने ठीक किया है। दूसरी उम्मीद ये थी कि भाई कैपिटल गेन्स कम करेंगे, पर वो उम्मीद पूरी होती नजर पहले ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कम करेंगे। एक और उम्मीद थी कि भाई इंडिविजुअल टैक्सेशन में शायद कुछ रिलीफ आएगी, पर मुझे लगता है जिस सर्कमस्टांसेस में है इस समय गवर्नमेंट के लिए रिलीफ देना पॉसिबल नहीं था। अगर दूसरी दृष्टि से देखें कि इसमें हर छोटी छोटी चीज पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि किस तरह एक ओवरऑल जो ग्रोथ की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, डिफेंस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट रहेगा, सेमीकंडक्टर्स का क्या इफेक्ट रहेगा, एआई के ऊपर कैसे रहेगा। आई थिंक देखिए खाली सुनने से मुझे लगता है कि भाई कि एक तो अटेंशन तो डिटेल्स में दिया है सरकार ने, और इसलिए मुझे लगता है कि कोई रीजन नहीं है। देखिए ऑल्सो इस बार की ग्रोथ, इन्फ्लेशन कम होने से नॉमिनल ग्रोथ कम हुई। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई अब सरकार ने भी 7% की ग्रोथ, पहले 6.5 की जो बात कर रहे थे अब 7% की बात कर रहे हैं। अगले साल इन्फ्लेशन भी थोड़ा ज्यादा होगा तो लगता है नॉमिनल ग्रोथ ज्यादा आएगी। अगर नॉमिनल ग्रोथ ज्यादा आएगी तो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज बढ़ेगी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी थोड़ी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि बजट को ओवरऑल लगता है अगर ये सेंटिमेंट बहुत खराब हो गए बिकॉज ये एसटीटी बढ़ा दिया गया, अनफॉर्चुनेटली सरकार की निगाह में ये फ्यूचर्स ऑप्शन मार्केट इज नॉट गुड और इसलिए किया है। अदरवाइज बाकी अगर सब निगाह से देखें मुझे कोई लगता है कि कोई नेगेटिव है इस बजट में, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो राठी साहब एक सवाल यहाँ पे पैनल ने भी यही उठाया कि अभी तो आज शायद एफआईएस भी नहीं होंगे, अब अगर कल वो आएंगे मार्केट में और हमारी मार्केट में वो शॉर्ट कर करके पैसा बना रहे हैं, सेल कर करके ही पैसा बना रहे हैं, तो क्या यहाँ से अभी ये बेरिश फेज जो है मार्केट का ये और एक्सटेंड होगा? देखिए शॉर्ट टर्म में हमेशा कहना मुश्किल होता है क्योंकि ये खाली एफआईएस बेच रहे हैं नॉट बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट, ऑल्सो ये तो ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंडेंट है। कल यूएस में क्या स्थिति होगी, यूएस में चूंकि मार्केट्स बहुत इंप्रूव है पिछले 2-3 सालों में, तो लॉट ऑफ मनी हैज गॉन इनटू यूएस मार्केट्स। वहां का मार्केट कब बदलेगा नहीं बदलेगा वी डोंट नो। सो आई थिंक मेरा ये मानना है कि भाई लॉन्ग टर्म में आज 1-2 महीने कल क्या करेगी एफआईएस आई डोंट नो, बट लॉन्ग टर्म में money will come to India because if GDP growth is higher, the saving, if corporate earnings are better here in a long term, I think our markets should do well. पर yes, कल क्या होगा परसों होगा कहना मुश्किल है। देखिए वैल्यूएशन ऐसे नहीं है कि बहुत और स्टेज भी है मेरे हिसाब से। आज जो 12 ईयर फ्यूचर अर्निंग्स पे अगर 20, 21, 22 का अपना है तो ये नहीं थोड़ा बहुत फ्रोथ हमेशा मार्केट में 2-4% हो सकता है। परंतु लुक एट दी अदर पॉजिटिव साइड कि भाई अगर इन्फ्लेशन कम हुआ तो उसके कारण कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी असर आया। जब वो बढ़ेगी तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव होगी। नॉर्मली मेरा मानना है कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल डू बेटर नेक्स्ट ईयर देन दिस ईयर एंड देयरफॉर मार्केट विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दैट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आशीष चतुर्मता भी हमारे साथ स्टूडियो में। आशीष, पूरा फोकस सिर्फ एसटीटी पे है, समहाउ कहीं ना कहीं एक्स ऑफ एसटीटी, तो खैर एसटीटी पे हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आप भी एक व्यू देना चाहें, एक्स ऑफ एसटीटी ऐसी कुछ चीज़ है जो उस पर मार्केट लैच ऑन कर सकता है पॉजिटिव साइड पर? नहीं अनुज, देखिए तो मार्केट एक्चुअली बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके बैठा था और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुए, तो उसको लेकर के शायद एक मार्केट में डिसअपॉइंटमेंट बनाए। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर से आप देखें तो इनकम टैक्स या जीएसटी के जो रिलीफ है कंजम्पशन साइड पे वो पहले ही दिए जा चुके हैं और इस बार फोकस थोड़ा सा केपेक्स साइड पे। आपने देखिए केपेक्स के नंबर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, नॉमिनल जीडीपी डबल डिजिट में आने की तैयारी कर रहा है। पीएलआई स्कीम्स में आप देखिए ईएमएस जो एक बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर है उसके अंदर में मेंटेन रखा है। एआई डेटा सेंटर्स के ऊपर पे फोकस किया है, तो इसको मार्केट एब्जॉर्ब करेगा पॉजिटिव साइड पे, पर इट विल टेक टाइम क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट कोई आने वाला नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म में शायद आप देखेंगे केपेक्स साइड पे पॉजिटिव है, बट आज शॉर्ट टर्म को जो मार्केट को जो ट्रिगर चाहिए थे वो ट्रिगर पूरी तरह से मिसिंग है ना। हमने डिफेंस के अंदर में जो बात सोच रहे थे कि 15-20% के ऊपर की ग्रोथ आएगी, वो नंबर कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। आपने चलिए टेक्सास में तो सबकी होप ज़्यादा रहती है बट शायद वो नंबर नहीं है। बट एसटीटी वॉज अ वेरी बिग सरप्राइज ऑन द नेगेटिव साइड, तो शायद जो पॉजिटिव देखना चाहता था वो आया नहीं और नेगेटिव में एक सरप्राइज आ गया, तो उसको मार्केट अभी फोकस कर रहा है। मेरे साथ से 2-3 दिन मार्केट रिएक्टिव मोड पे ही रहेगा, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल स्टेबलाइज, पर अभी मुझे लगता है रिएक्टिव मोड पे ही रहना चाहिए मार्केट। राहुल, क्या डिफेंस में सब अपनी पोजीशन से बाहर निकले?
नहीं अनुज, आई थिंक 20% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन था, 14% आया, तो रिलेटिव बेसिस पे चल डिसअपॉइंटमेंट चुके हैं है। स्टॉक सारे। हाँ जी, स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं, सिर्फ एक यही चल सेक्टर भी चुके हैं, लेकिन जिस तरह के ऑर्डर बुक्स और बैकलॉग्स हैं अनुज, जैसे मैंने कहा कि अगर हिंदुस्तानी कंपनियों को एक भी ऑर्डर यहाँ से ना मिले, जितनी ऑर्डर बुक है, मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल ये 20-25% ग्रो कर सकते हैं। तो ऑन अ रिलेटिव बेसिस हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपेंडिचर देखेंगे जो उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, इट हैज स्टिल गॉट द हाईएस्ट एलोकेशन। तो वो रिलेटिव, आप इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आप किस एंगल से आप ग्लास को देखना चाहते हैं। I agree with you, valuations are not comfortable, but I would still not sell. Maybe you do not have to buy, but if I'm holding, I have no reason to sell. ओके, राठी साहब आपका क्या व्यू रहेगा? ये कुछ बड़े सेक्टर्स हैं जैसे डिफेंस, जो मार्केट को काफ़ी हद तक एक हाइडिंग स्पेस दे रहे थे, क्या यहाँ पर भी अब थोड़ा सा एक डर रहेगा सेलिंग का? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक्चुअली ऐसे स्टॉक्स जहाँ बड़े हैं उनमें ग्रोथ और ज्यादा आने की उम्मीद है। और जिस तरह डिफेंस का बजट बढ़ा है, आई थिंक 20-21% बजट रिवाइज एस्टिमेट से बढ़ा है। तो देखिए, और ये तो अभी अपकमिंग सेक्टर है डिफेंस का। आई थिंक जिस तरह इंडिया की नीड है और जिस तरह इसके एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल है, मुझे नहीं लगता है कि इनमें कोई बहुत ज्यादा वी कैन से दीज आर ओवर वैल्यूड, इसलिए उसमें कोई बड़ा फर्क आएगा, बहुत रिडक्शन आ सकता है। राठी साहब, एक आखिरी सवाल फिर आपकी तरफ से। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पेन झेला है, खासतौर से मिड और स्मॉल कैप में। इस बजट के बाद उनका एक जेन्युइन सवाल होगा कि क्या ये पेन एक्सटेंड करेगा? क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, एक डिफिकल्ट सवाल है कि भाई, पर मेरा को लगता है कि जैसे मैंने बताया कि अगले साल की अर्निंग्स मेरे ख्याल से इस साल की अर्निंग्स से बेटर रहेंगी। वो अगर ट्रेंड चलता है तो डेफिनेटली जाके मैं नहीं सलाह दूंगा कि उसमें से किसी को निकलना चाहिए। अगर थोड़ी रिस्क लेने की कैपेसिटी और है तो बढ़ाने की में कोई एतराज नहीं है, वन कैन इंक्रीज दी एक्सपोजर। बट हाँ, हिम्मत रखनी पड़ेगी। देखिए, इस तरह का उतार चढ़ाव हमेशा आता रहा है, कई बार आया है, तो उसमें जो हिम्मत रख के बना रहता है ही अल्टीमेटली एंड्स अप मेकिंग मनी। और जो घबराहट से निकल जाता है, फिर वो जो है या तो कमाई नहीं कर पाता है, नुकसान कर बैठता है। इसलिए मेरे ख्याल से घबराहट की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ओवरऑल इकोनॉमी की शेप बहुत अच्छी है। आज वी आर द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ कंट्री। अब ये देखिए, अभी ईयू का ट्रेड डील हुआ, पर इफेक्टिव होने में टाइम लगेगा। किसी दिन यूएस का भी होने वाला है। अब ये कब होगा, 1 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, नोबडी नोस, जिस तरह का माहौल आज है इंटरनेशनल, परंतु होगा, जरूर होगा। और इसलिए अब दुनिया देख रही है चाइना +1, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। इस बार भी आप देखिए, गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल्स या दूसरे सेक्टर में अनाउंस किया बजट में कि भाई ये करेंगे। अब कितना फुर्ती से होगा, स्कोप तो ही अपने। अगर आज ईयू में जैसे अपने एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री हो जाए तो अपने बहुत ग्रोथ आने की उम्मीद होगी। आज 15% ड्यूटी के बाद भी अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो थोड़ा आई एम पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। थोड़ा मैं बाय नेचर ऑल्सो आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन कि भाई ऐसा है। अच्छा ही देखिए, जिसमें हमेशा नेगेटिव पे ध्यान ज़्यादा जाता है, पॉजिटिव पे ध्यान देने की। और मेरे हिसाब से कई चीज़ें इस बजट में पॉजिटिव भी हैं। ओवरऑल एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से देखें, मार्केट बोरिंग जैसे आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज कंपेयर टू दिस ईयर। अब वो ग्रॉस की बोरिंग का देखिए कहना, वो उसमें क्या होगा नहीं होगा, पर नेट बोरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट कि भाई नेट कितनी आएगी। उतना अगर इफेक्ट होगा, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है, इंटरेस्ट रेट सारी दुनिया में बढ़ रहे हैं, फिर भी अपने यहाँ आज मुझे लगता है कि वो भी जाके अगर ये एफआईज का एफआईज आउटफ्लो इज वेरी बिग इफेक्ट ऑन द मार्केट एंड द इकोनॉमी बोथ। तो जिस दिन एफआईज का आउटफ्लो बंद हो के पॉजिटिव हो जाएगा, यू विल सी द बिग चेंज इन द मार्केट। राठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पर अपना समय हमें देने के लिए। हमारे पैनल के पास वापस चलते हैं। मीनवाइल पर पेटीएम लेकर आइए, 7% ऊपर है पेटीएम, डिलीवरी 4-4.5% ऊपर है। पता नहीं ये कुछ स्पेसिफिक है, न्यू एज कंपनीज में एकदम से 2-3 स्टॉक्स में रैली आई है और थोड़ा सा आईटी में रैली है। वो जो आईटी को लेकर बात हुई थी राहुल, इनफैक्ट सिर्फ एक ही सेक्टर है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, वो है आईटी। यहाँ पर एक इनफैक्ट शानदार रैली, पूरी की पूरी निफ्टी की जो रिकवरी है वो आईटी ने स्पॉन्सर की है। क्या अभी कुछ समय के लिए फिर आईटी में जाएं वापस? आई थिंक कुछ फंड एलोकेशन की इंक्रीज आई है
जो आप पेटीएम और डिलीवरी वगैरह की बात कर रहे हैं, जो वित्त मंत्री ने ऑरेंज इकोनॉमी की बात की थी, जो गिग वर्कर्स की बात की थी, आई थिंक वहाँ पे भी कुछ अनाउंस हुआ है. बट आई विल गो बैक टू द पॉइंट नीलेश भाई वाज मेकिंग अ लिटिल अर्लियर. वो फाइन प्रिंट में पढ़ना पड़ेगा. बट इसमें दो चीज़ें तो पक्का हैं कि एक आईटी में उन्होंने एक एलोकेशन काफ़ी हद तक बढ़ाया है, और क्लाउड सर्विसेज कंपनीज़ को अनुज जो इंडिया में सेटअप करके इंडियन सर्विसेज को केटर कर रहे हैं, उनको 2047 तक, जो हमारी 100 ईयर्स की एनिवर्सरी होगी देश की, वहाँ तक टैक्स ब्रेक भी दिया हुआ है. तो आईटी में कुछ ना कुछ तो आया है. लेकिन डिलीवरी में वो गिग वर्कर्स की बात हो रही है. पेटीएम आई एम नॉट श्योर. मैंने एक्चुअली टीम को पूछा, जैसे ही मेरे को इस पे अपडेट मिलता है मैं आपको बताऊंगा. जैसे ही आपको अपडेट मिले आप हमें बताइएगा. श्रेया के पास चलते हैं, फटाफट कुछ और ट्रेड्स ले लेते हैं क्योंकि मार्केट में रिकवरी आ रही है. राइट, मार्केट में रिकवरी, और राइटली सेड आईटी उसको लीड कर रहा है. कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में भी अगर आप देखें तो अच्छी रिकवरी. हमारे पैनल के पास ट्रेड्स हैं. कविता जी, आपसे शुरुआत करेंगे. बताइए कौन सी पिक अभी फिलहाल अच्छी लग रही है आपको? सो या श्रेया, अभी अनुज जी भी डिस्कस किए, डिलीवरी में बहुत अच्छे मूव बने हैं. ऑन अ डेली फ्रंट अगर आप देखिए तो बहुत अच्छे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है. नीचे इस तरह से अच्छी रिकवरी है काउंटर में. फॉर द प्राइस मूव ऑफ 460 480 वन कैन गो लॉन्ग ऑन डिलीवरी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 425. 480 के टारगेट डिलीवरी में नजर आ रहे हैं कविता जी को. मानस जी, आपकी ट्रेड इस वक्त की? तो देखिए श्रेया जी, टाइटन पे मेरा ध्यान है. अगर आप टाइटन में देखेंगे तो टाइटन करेक्ट हुआ था, 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया. इंपॉर्टेंट ये है कि आज रिकवरी में स्टॉक ने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया. आई थिंक स्टॉक तैयार है अपने पिछले हाई को टेस्ट करने के लिए. तो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं. आपको स्टॉप लॉस 3974 3974 का लगाना है, और ऊपर की तरफ 40 to 50 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं. ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं. अगर चाहें तो 4100 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं. 116 रुपये पे ट्रेड हो रहा है. 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं. 200 रुपये तक के टारगेट्स पॉसिबल है. 4250 के टारगेट देख रहे हैं. डेज हाई पर अब निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी टाइटन में. राजेश सातपतिर जी, कोई ट्रेड ढूंढा क्या आपने, कि अभी थोड़ा वेट करना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा पहले भी, आईटी पे मेरी नज़र है, टीसीएस पे एक बात की, और एक नज़र है टाटा एलेक्सी के ऊपर. टाटा एलेक्सी अगर आप देखें तो करीबन 5000 के आसपास चल रहा है, 5500 के आसपास. तो जिस तरह से ये ट्रैक्शन आ रहा है, मुझे लगता है ये 5600 5640 तक का मुंह मिलेगा. तो इट्स अ बाय इन टाटा एलेक्सी. स्टॉप लॉस होगा 5440 का. ओके, टाटा एलेक्सी भी अच्छा लग रहा है. तो आईटी स्पेस में दमखम टाटा एलेक्सी, टाइटन और डिलीवरी सुझाया गया है. तीनों बाय साइड की ट्रेड है. आशीष, थोड़ी रिकवरी निफ्टी आईटी में है. मतलब यही वही चॉइस है क्या इस वक्त के, क्या कम बुरा है, क्या कम पेनफुल है इस वक्त? आपके पास यहाँ पे एटलीस्ट सेलिब्रेट करने को इन्फोसिस की टॉप लाइन, मतलब जो गाइडेंस थी उसका रिवीजन था. अब सडनली बाजार की चॉइस चेंज हो गई है ना, सडनली. आईटी का बिहेवियर कैसा आपको, मतलब कुछ इम्प्रेस कर रहा है अभी? नहीं, तो देखिए अभी मेरे हिसाब से एक जो सबसे मेन बात है कि मार्केट के अंदर में जो सेक्टर्स चल रहे थे, सडनली उनमें कोई बहुत पॉजिटिव चीज देखने को नहीं मिली. तो कहीं ना कहीं मार्केट अब सेफ्टी की तरफ जा रहा है. अब आज देखिए प्राइवेट बैंक कंपैरेटिवली डिफेंस कोलैप्स हुआ, आज ब्रोकिंग कैपिटल मार्केट थीम कोलैप्स हुई. बिल्कुल. और आईटी के अंदर में जो एलोकेशन की बात हुई, प्लस डेटा सेंटर्स के अंदर में बात हुई कि डेटा सेंटर्स के अंदर में एक बड़ा टैक्स रिलीफ उसके अंदर भी मिलेगा. तो कहीं ना कहीं न्यू एज सेक्टर्स को थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश किया. ईएमएस के अंदर में 40,000 करोड़ के नंबर्स की बात किया, तो वहां पर पे कुछ ईएमएस प्लेयर्स को भी बेनिफिट मिलेगा. तो मेरे हिसाब से बहुत सेलेक्टिव अप्रोच रखनी होगी. न्यू एज के अंदर में कुछ स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं. पीटीएम, डिलीवरी, ये अच्छे लग रहे हैं. टीसीएस ठीक लग रहा है. आईटी में पर्सिस्टेंट, कोफोर्ट जैसे स्टॉक्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं. और साथ ही साथ मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स एक स्टेबिलिटी देंगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से बहुत बड़ी अपसाइड है, बट इस मार्केट में रिलेटिव परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स में आता हुआ नजर आएगा. ओके, चलिए, बाजार में थोड़ी सी रिकवरी है निचले स्तरों से, लेकिन बाजार भले ही डाउन हो, लेकिन सीएनबीसी आवाज़ की व्यूअरशिप ऑल टाइम हाई पर है. मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखने जा रहा हूं. जी हाँ, ये वीरू एक टर्म यूज़ करते हैं ना, क्या बोलते हैं आप, साक्षी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती. नंबर्स दिखाता हूं मैं आपको सीएनबीसी आवाज़ की व्यूअरशिप के वर्सेस कंपटीशन. 3.8 टाइम्स नियरेस्ट कॉम्पिटिटर. जी हाँ, सीएनबीसी आवाज़ यूट्यूब पर हम जो कॉन्करेंट व्यूज़ होते हैं, 7.5 लाख जब फाइनेंस मिनिस्टर्स की स्पीच चल रही थी, जो एक ऐसा समय होता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, बजट देखना चाहते हैं, उस समय सबसे सिर्फ बाजार के जो लोग नहीं, सिर्फ बाजार से नहीं, बाकी एक क्रेडिबिलिटी होती है उस समय. आप सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी वाले चैनल पर उस समय जाते हैं. 7.5 लाख हमारे व्यूअर था, हमारे कॉन्करेंट व्यूज़ थे. और जो नंबर 2
बिजनेस चैनल हिंदी बिजनेस चैनल हैं उनके मुकाबले हम 3.8 टाइम्स बड़े थे वीरू। उनका नंबर 2 लाख से कम था, जबकि हमारा नंबर जो है वो 7 नंबर दिखा दिए प्लीज़, ये सब दिखाने के बजाय 7.5 लाख वर्सेस 7.65 लाख, और जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है उनके मुकाबले 3.8 टाइम्स बड़े हैं। चलिए, मुझे बताया गया था कि सब सीन्स रेडी हैं, शायद है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ रहे हैं, 4 गुना बड़े हैं हम जो हमारे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर हैं। और अगर आप हिंदी बिजनेस चैनल, हिंदी जनरल चैनल से कंपेयर करेंगे तो आज तक से 6 टाइम्स बिगर। और जो क्योंकि आज तक का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक जनरल न्यूज़ में एक बैरोमीटर माना जाता है, और बिजनेस न्यूज़ में तो हम अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से 4 टाइम्स बिगर हैं CNBC आवाज़। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल में हमारी टेक पंचायत रेडी है और आशीष जुमोदा और राहुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एक clarification I don't know if this helps you, but it says UPI scheme related incentives up sharply. Revised budget for FY26 at 2200 crores versus earlier 437 crores. UPI scheme related incentives इस हो सकता है कि पेटीएम इसकी वजह से शायद ऊपर हो। क्या एग्जैक्ट क्या बोला आपने? UPI scheme related incentives up sharply. Revised budget for FY26 at 2196 crore versus earlier budget of 437 crores. ओके, तो यूपीआई से रिलेटेड स्कीम्स में थोड़ा सा एक बजट 500 करोड़ से 2000 करोड़ हो, 5 गुना बढ़ा दिया गया सीधा, ऑलमोस्ट 437 करोड़ का करीब 2200 करोड़ कर दिया गया है। आशीष, पेटीएम पर आपका क्या व्यू है? ये पेटीएम पे जैसे मैंने कहा पॉजिटिव है। पेटीएम के अंदर में जो अभी हम वही देख रहे थे कि 2000 करोड़ का यूपीआई और रुपए सब्सिडी जो आई है वो बेनिफिट देगा। और मेरे ख्याल से जो बीच में एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो चला था इनकी सब्सिडीज़ वगैरह कम करने का, उसको भी इसने कवर अप करने की कोशिश किया। तो मैं समझता हूँ जो 1500 रुपये की ट्रैजेक्ट्री है वो पेटीएम के अंदर में देखने को नज़र आएगी। तो एक अच्छा प्ले मुझे लगता है नज़र आ सकता है डिजिटल पेमेंट के साइड पर। ओके, डिजिटल पेमेंट पर एक बार जरा आप टेक पंचायत में हमारे गेस्ट जो हैं मुझे दिखा दीजिए। मैं एक चार्ट चेक भी लेना चाहूँगा। सचिन है क्या हमारे साथ? सचिन, पेटीएम इस पर क्या भी होगा अब आपका? अनुज जी, इनफैक्ट थोड़ा सा मिस हो गया। एक काफ़ी शानदार ब्रेकआउट 1140-1145 रेंज के आसपास स्पॉट हुआ था, एंड एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 1240 तक के एक रैली बने, बट जिस तरीके से अनफोल्ड हुआ है मुझे लग रहा है एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज़ है। थोड़ा सा और मोमेंटम शायद एक्सटेंड हो सकता है। जिस तरीके से वापस डेटा बना है मुझे लग रहा है 1270 तक ये पर्टिकुलर रैली चेस की जा सकती है। फ्रेश अगर आपको एलोकेशंस करने हैं ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से तो आई थिंक 1180 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो स्टॉप लॉसेस मुझे लग रहा है वहीं पर प्लेस करें एंड पोजीशंस को 1270 के आसपास रिव्यू करें। चलिए, ये समय हो गया व्यू पेटीएम पर। आशीष, एक व्यू लेना चाहूँगा आपसे एम्बर एंटरप्राइजेस पर। ईएमएस स्पेस में फाइनेंस मिनिस्टर ने वो इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं, और इस स्पेस में हमने काफ़ी करेक्शन भी देखी थी। डिक्सन के ठीक ठाक नंबर आए थे। एम्बर पर क्या व्यू रहेगा? देखिए, तो 2 स्टॉक जो हमें काफ़ी पसंद है ईएमएस स्पेस में, पहला है सिरमा और दूसरा है एम्बर एंटरप्राइजेस। एम्बर एंटरप्राइजेस को डेफिनेटली पीएलआई की जो स्कीम है जो 40,000 करोड़ के आसपास की है उसका बेनिफिट नज़र आएगा। साथ ही साथ एसी की जो सेल्स थी, हम देख रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से ये नंबर ख़राब आ रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं विंटर एक्सटेंड हो चुका था। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो डी स्टॉकिंग भी काफ़ी हो चुकी थी, अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वापस से डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो वापस से एसी की इन्वेंट्री बढ़ाएंगे, और उसके चलते मुझे लगता है एम्बर एंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक है ये क्लियर बेनिफिशियरी रहेंगे। साथ ही साथ इस पीएलआई स्कीम का भी बेनिफिट एम्बर और साथ ही साथ सिरमा, इन 2 स्टॉक्स को देखने को नजर आएगा। तो हमारी टॉप पिक है पूरे इस ईएमएस स्पेस में सिरमा एंड एम्बर एंटरप्राइजेस, और सिरमा के क्वार्टरली नंबर भी इस बार काफी बेहतरीन आए, डबल डिजिट एबिटा नंबर्स हमें देखने को नजर आए। जी अच्छा, इस बीच बाजार में फोकस करते हैं। बाजार में रिकवरी है, और याद रखिएगा जब वो एसटीटी की घोषणा हुई थी, एसटीटी हाई की, उस वक्त बाजार कोलैप्स हुआ। 24,500 का हमने लो लगाया, वहाँ से बाजार ने अगर आप देखें एक बहुत ही शानदार पुल बैक दिया, और इसको स्पॉन्सर किया है टेक्नोलॉजी ने, कंप्लीटली आईटी एंड न्यू एज स्टॉक्स, क्योंकि मेटल्स पहले से कोलैप्स थे। इंफ्रा, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, टेलीकॉम, केमिकल, ऑटोमोबाइल सब कोलैप्स हुए, बट सिंगल हैंडेडली उस पेन को थोड़ा सा अगर आप देखें रिड्यूस किया है निफ्टी आईटी ने। राहुल, एक मार्केट मैसेज को आपको रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। बाजार अब थोड़ा सा आईटी में रिवॉर्ड खोज रहा है।
आपके प्रेफर्ड आईटी स्टॉक्स क्या हैं इस वक्त? मिड कैप में ही होंगे वीरू। Mid cap. आई थिंक लार्ज कैप में थोड़ा दिक्कत है। अगर आप इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, विप्रो जैसी कंपनीज देखें, आई डोंट थिंक इफ़ यू आर लकी 8 से 11% का अर्निंग्स ग्रोथ शायद नेक्स्ट ईयर आएगा। लेकिन वही अगर आप परसिस्टेंट, कोफोर्ज, KPIT वगैरह देखें, आई थिंक उनमें अभी भी 20 से 30% की अर्निंग्स ग्रोथ है। वैल्यूएशंस ऑब्वियसली काफ़ी हद तक 1.5 टाइम्स मोर हैं देन द लार्ज कैप नेम्स। अगर आपको एक लार्ज कैप 20 टाइम्स से मिल रहा है तो मिड कैप शायद आपको 30 टाइम्स प्लस पे मिल रहा है, यू नो। बट आई वुड स्टिल हैव कंफर्ट मोर इन मिड कैप IT देन आई वुड हैव इन लार्ज कैप IT। अगर आपको लार्ज कैप IT खेलना है तो आई थिंक कॉन्ट्रा ट्रेड को भी टेक महिंद्रा, वहाँ पे मुझे लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप सबसे ज़्यादा है। ओके राहुल, मिड कैप IT में कंफर्टेबल है एंड लार्ज कैप IT एज वेल एज लार्ज कैप IT इज कंसर्न टेक महिंद्रा। अनुज, मार्केट मैसेज सबसे सुप्रीम होता है। अभी कोलैप्स भी हुआ 24,500, लेकिन IT ने उसको संभाला। इस मैसेज को कैसे रीड करें, न्यू एज और IT इस वक्त? देखिए वीरू, मैसेज मार्केट का इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कौन सा मैसेज, मेरे को लग रहा है अभी थोड़ा सा टाइम दें इसे। मैं मंडे फर्स्ट हाफ के मैसेज को मार्केट का असली मैसेज मानूंगा कल जो होता है, जब पढ़ लिख के आएगा, जब प्लेयर्स रहेंगे, है ना, सब पढ़ लिख कर आएगा। देखिए अभी तो जैसा नीलेश भाई ने भी कहा, मधु जी ने भी कहा कि अभी तो पेपर पढ़ ही रहे हैं आप, अभी तो इसमें थोड़ा सा खंगालेंगे, अभी तो फाइन प्रिंट निकलेगा, शाम तक फाइन प्रिंट निकल कर आएगा, कल सुबह फिर मार्केट उसके ऊपर जेन्युइनली रिएक्ट करेगा। अब आज अगर आप देखें कितने FI के वॉल्यूम रहे होंगे, कितने नहीं रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई FIs के बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहे होंगे। सिर्फ जो बिल्कुल ही एक जिनको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है और वही आए होंगे, एकदम जो लॉन्ग ओनली फंड्स वगैरह होते हैं वो तो होंगे नहीं मार्केट में। तो इन दैट सेंस आज वॉल्यूम भी कम है। तो ऐसे में एक मेजर्ड व्यू लेना इस समय मेरे ख्याल से अगले कुछ मिनटों को बहुत बड़ा आप व्यू ना बनाएं। लेकिन एक चीज़ जो मोर और लेस क्लियर हो गई है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट से ऐसा कुछ मिल जाएगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा या ये जो बेरिश फेज में थे वो हो जाएगा, वो नहीं है। मतलब एक होता है ना कि अगर ज़ीरो एक्सपेक्टेशन को भी कैसे आप डिसअपॉइंट करें, तो वो उसका एक एग्जांपल ये वाला बजट है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या है कि अब या तो फिर आप जैसे कैपिटल मार्केट है, बिल्कुल सही। आई थिंक विजय भाई ने बहुत सही बात बोली थी, सुनील जी ने, कि कैपिटल मार्केट अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप संडे को, ठीक है बजट रखना है आपको संडे को, फिर आप बजट, फिर कैपिटल मार्केट क्यों खोल रहे हैं संडे को? अगर कैपिटल मार्केट संडे को आपने खोली है तो मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसमें STT का बढ़ना, देखिए कोई लॉजिक नहीं है STT का बढ़ना। अब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि लोग पैसा लूज कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको इंसेंटिव दीजिए ना। फिर आप अपना वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको एबॉलिश करिए ना। STT आया इसलिए था क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो एक समय पे जीरो किया गया था, उसको आपने वापस मतलब उसको आपने जब एबॉलिश किया था तब आपने STT लगाया था कि अभी STT लगा दिया आपने। समझ में आता है, आपको उससे रेवेन्यू चाहिए था। अगर आप ये लाइन लेना चाहते हैं कि नहीं 90% ट्रेडर्स लूज कर रहे हैं और हमें ज़रूरत है लोगों को इंसेंटिवाइज करने की इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ने के लिए कंपेयर टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इन दैट केस प्रॉपर इंसेंटिव होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बल्कि एक तरफ आप STT बढ़ा रहे हैं तो और बढ़ा दें भले ही, और लेकिन अगर आप LTCG को जीरो कर दें, STCG को थोड़ा और कम कर दें, अगर वो हुआ होता, इसके साथ में हुआ होता, तो आज आप निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर देखते। लेकिन सिर्फ आपने STT बढ़ा दिया और उसके साथ में सामने कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स पर कोई ट्वीकिंग नहीं की गई। अल्टीमेट मैसेज ये अल्टीमेट मैसेज आएगा आज के बजट का। कल की हेडलाइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। और चीज़ें हैं बजट में, बायबैक पे काफ़ी ठीक ठाक स्टेप लिया गया। बायबैक पे जो पहले आपका मार्जिनल टैक्स वाले उसमें आपको टैक्स देना पड़ता था, उसके बाद वो कैपिटल लॉस दिखा के वो सब करना पड़ता था, अब एटलीस्ट ये हो गया है कि आप सीधा वो जो प्रमोटर के लिए अलग है और नॉन प्रमोटर के लिए अलग है, कैपिटल गेंस के उसमें वो क्लासीफाई हो जाएगा, वो पॉजिटिव है। लेकिन ये जो STT वाला मामला है ना, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मार्केट के लिए इस समय डिसअपॉइंटेड रहेगा। आप चलिए एक काम करते हैं, श्रेया के पास वापस चलते हैं और अगर पैनल के पास कोई और ट्रेड्स हैं तो श्रेया प्लीज़ पिक करिए। राइट, मैं पूछती हूँ, काफ़ी बिजी नज़र आ रहे थे सारे पैनल। मानस जी, कोई ट्रेड ढूंढा क्या आपने? बिल्कुल, देखिए IT स्पेस पे ही ध्यान है क्योंकि जहाँ पर स्ट्रेंथ है वहीं पर ट्रेड कर लेंगे। आई थिंक LTI में एक ऐसा स्टॉक है जो कंसोलिडेशन दिखा रहा था, लेकिन आज अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपने 10 and 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया, एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर 59.50 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि करीब 62-75 तक के प्राइस LTI दिखा सकता है। LTI माइंड ट्री
पूरा आईटी पैक देखिए, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फी सभी डेज हाई पर है। सचिन जी, कोई ट्रेड ढूंढी क्या आपने? श्रेया, यहाँ पर ध्यान है मेरा केन्स टेक्नोलॉजीज पे। मुझे लग रहा है यहाँ पर सुबह हमने एक डिक्सन में ट्रेड राइड किया था। आई थिंक काफ़ी सिमिलर सेटअप है। 3600 के आसपास का एक रेजिस्टेंस चैलेंज हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक प्रीएम्प्टिव लॉन्ग कॉल डिप्लॉय की जा सकती है। ऑन द लोअर साइड एक सपोर्ट 3500 के आसपास वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 3530 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग चेस करें एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 3800 के आसपास रिव्यू करें। ओके, केन्स टेक। राजेश सातपति जी, आपने कौन सा स्टॉक ढूंढा है? श्रेया, देखिए इस बार मैंने थोड़ा सेल ढूंढा है। ठीक है। क्योंकि जो निफ्टी में जो एक्सपेक्टेड था पुल बैक वो तो अच्छा मिला है, तो क्यों ना मैंने सोचा कि जहाँ पे कहीं वीकनेस था वहीं पे थोड़ा एक हाथ पोजीशन रखते हैं। तो उसमें से देखिए पीएनबी का चार्ट देखिए। पीएनबी मुझे लगता है जो पुल बैक मिला हमने जो देखा करीबन 118 से लेकर करीबन 122 123 तक का, मुझे लगता है यहाँ पे फिर से लिक्विडेशन होगा। प्रोबेबली दिस इज अ लेवल इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हैं। डेज हाई 125 का स्टॉप लॉस होगा। 123 पे हम बेच रहे हैं, 2 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है इसका फिर से जो टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 118 से लेके 116 का। 116 तक का नीचे का टारगेट पंजाब नेशनल बैंक में देख रहे हैं। राजेश सातपति जी, बिकवाली की राय इस पर। कविता जी, कोई ट्रेड ढूंढा आपने बाई या सेल की तरफ? सो श्रेया, आईटी से ही टेक महिंद्रा की प्लेसमेंट अच्छी है। वे लाइक 2-3 डेज बिफोर एक अच्छे पिन एंड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था काउंटर ने, जिसके प्राइस मूव दिखते हैं अराउंड 1820 1840 के लेवल तक एक्सटेंड होने चाहिए। एज एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है काउंटर में 1735 के स्टॉप लॉस के साथ। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1775 1780 वन कैन गो लॉन्ग। ओके, टेक महिंद्रा लॉन्ग। राहुल, आपने लास्ट बात जो अपनी छोड़ी थी वो टेक महिंद्रा पे छोड़ी थी। अगेन आई मीन दैट कंपैरेटिवली क्या बेटर है? सडनली आपने सुबह होटल्स का जिक्र किया जी। मैं यहाँ पे हॉस्पिटल का भी जिक्र करना चाहूँगा। हॉस्पिटल में कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आपको इस वक्त? मैं थोड़े से ऐसे स्पेस पे आ रहा हूँ जो कि अनटच्ड रहे। एक तरफ से पैराडॉक्स है, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि लोग और बीमार पड़े, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी कॉल हो जाता है। बट हाँ, देखिए ऑपरेटिंग मैट्रिक्स तो सेम ही होता है, राइट? होटल्स में ARR होता है, इसमें एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड होता है, उसमें भी ऑक्यूपेंसी देखते हैं, इसमें भी ऑक्यूपेंसी देखते हैं। रिटर्न रेशोज दोनों के मोटा मोटी सेम हैं। आप अगर हॉस्पिटल्स के देखें और होटल्स के देखें, ब्रॉडली 15 से 25% की ROE ROC होगी। और अगर आप EV to EBITDA भी आसपास देखें तो 25 से 30 के। तो आई थिंक बोथ ऑफ दीज आर, इफ यू स्टिक विद द इंडस्ट्री लीडर्स इन बोथ ऑफ दीज, आई वुड स्टिल थिंक दैट देयर इज मनी। आप इंडियन होटल्स को देख लीजिए ना, 1000 का हाई है। आई थिंक अभी कितना 700 750 के आसपास चल रहा होगा। अभी भी आप ARRs देख लीजिए, शादी का सीजन चल रहा है। एक्चुअली मैं हाल ही में सोच रहा था दिल्ली चला जाऊँ। इवन द लोअर रंग 5 स्टार रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स, आपको कभी 15,000 के नीचे का कोई ARR मिल ही नहीं रहा। तो आई थिंक, और उसके बाद तुरंत वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, उसके बाद तुरंत IPL आ रहा है। तो होटल्स आई थिंक डिमांड ठीक ठाक रहेगी। और होटल्स में अगर मैं एक और ऐड कर दूं, आई थिंक क्योंकि इसका बजट से कुछ नहीं लेना देना, आई थिंक इट कुड बी द डार्क हॉर्स स्टॉक ऑफ द ईयर, कुड बी PVR। आई थिंक अगर आप पिछले 3-4 महीने से बॉलीवुड के कलेक्शंस देखें, they've been stupendous, and the pipeline this year is it's a dead and buried stock. I don't know आप अपने शोज पे कितना चर्चा करते हैं इसके बारे में। बजट में कुछ, जब लास्ट टाइम पॉपकॉर्न का GST आया था से बाहर गया तब से चर्चा बंद हो गई है। हाँ, बट आई थिंक दिस कुड बी अ डार्क हॉर्स स्टॉक फॉर द ईयर विद द वे यू नो अनुज, कंटेंट इज आवाज कहाँ तक? योर पॉइंट टेकन। गुरमीत ने ट्वीट किया था, FM स्पीक्स अबाउट स्कीम ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा। गुरमीत को जोड़ लेते हैं। गुरमीत को जोड़ लेते हैं। ऑप्शन प्लेयर्स। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। गुरमीत, ये मार्केट के लिए एक शॉकर कहा जाए ये STT का बढ़ना, और आप कैसे व्यू करेंगे अब मार्केट को? अनुज, एक्चुअली बाजार थोड़ा पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहा था कैपिटल मार्केट को लेके, मुझे भी उम्मीद थी। इनफैक्ट ये नेगेटिव आ गया तो ऑब्वियसली एक्सचेंजेस के लिए, ब्रोकर्स के लिए नेगेटिव है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। हम जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है कैपिटल मार्केट को, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं में भी सरकार ये चाहती है कि FNO, क्योंकि अपना कैश टू डेरिवेटिव रेशियो बहुत ज़्यादा है, US से भी ज़्यादा है, वो कम हो। बट साथ साथ में आपको लॉन्ग टर्म को इनकरेज करना पड़ेगा। तो अगर आप STT बढ़ाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कैपिटल गेन को जो है रैशनाइज करना चाहिए। तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटिंग बोलूँगा। और ऑब्वियसली मार्केट आपको वो
दिखाई दे रहा है। दूसरा, अब आपको थोड़ा सा, जैसा राहुल ने भी बोला, स्टॉक पिकिंग पे कहाँ कहाँ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो बजट में जैसे जो टैक्स हॉलीडे दिया है क्लाउड सर्विसेज को लेके, जो इंडियन डेटा सेंटर यूज़ होंगे वहाँ के रिलेटेड प्लेस स्टडी करने पड़ेंगे। केमिकल पार्क की बात करी है, बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स एकदम पिछले 3-4 साल से बिल्कुल बीटन डाउन है, नेगेटिव साइकिल में है, वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर आईएसएम 2.0 अनाउंस किया, हालांकि मुझे लग रहा था कि फिगर ज़्यादा होगा, बट 40,000 करोड़ एलोकेट किया है। तो उस पे है। ईएमएस पे एक थोड़ा सा नेगेटिव क्लाउड था, नंबर्स वीक आ रहे थे, कुछ एक दो कंपनीज में गवर्नेंस इशू हुए, तो उसके लिए पीएलआई दिया है। तो सिलेक्टिवली आपको पॉकेट बाय पॉकेट जाना पड़ेगा, बट इन जनरल मुझे लगता है सेंटिमेंट स्पॉइलर है। अगर हम एसटीटी बढ़ा रहे थे तो हमें कहीं ना कहीं लंबे निवेश को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना था। बायबैक एक जरूर थोड़ा सा मार्जिनली पॉजिटिव है, बट ओवरऑल कैपिटल मार्केट के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। कैपिटल मैं ऐड कर सकूं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी रुपी 92 पे है, जैसे हम All time चर्चा कर रहे थे। अगर कल एफआई की सेलिंग आके 93 पे चली गई, एंड ये जो ग्रॉस वॉरिंग का नंबर है, दिस में पुट प्रेशर ऑन आरबीआई टू नॉट कट Yield तो कल लग जाएगा। एंड आई थिंक आप नज़र रखिए, मुझे लगता है ट्यूसडे तक एक आरबीआई का एक्शन आ सकता है ऑन लिक्विडिटी। दे विल हैव टू स्टॉप दिस। तो शायद मंडे शाम को, जैसे अनुज बोल रहे थे कि अगर कल एफआईआईज आए, आई थिंक एक आरबीआई एक्शन शायद आपको मंडे शाम को या ट्यूसडे को, आई थिंक अगर ये रुपी कल 93 टच कर गया, इट्स नॉट दैट मच, इट्स ओनली 1%, हो सकता है एक दिन में अगर आपकी हैप्पी, आई थिंक उस पर आपको थोड़ा नज़र करना पड़ेगा। और गुरमीत जी का जो एक पॉइंट था, टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मनी, आई थिंक अगर आप देखें तो अगर आपका एक ट्रेडर माइंडसेट है, आप इतनी जल्दी एफएनओ से कैश में ही जाएंगे। हो सकता है कि वो पैसा कमोडिटी में चला जाए, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, आपको पैसे ज़्यादा, सो देयर इज़ नो गारंटी कि अगर बंदा एफएनओ से निकल गया वो डेफिनेटली लॉन्ग ओनली में आ जाएगा। हो सकता है वो कमोडिटी में जाके वहाँ पे ट्रेड कर दे, हालांकि मार्जिन बड़े हैं, बट the price appreciation and depreciation is much faster than you are seeing in stocks of late. तो ये भी थोड़ा नज़र में रखना है हमें। बिल्कुल, सीटीटी पे कोई चेंज नहीं है, बट कमोडिटी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो पिछले 2 दिनों में हुआ है, हॉरर शो चल रहा है। आई थिंक कुछ एक्सचेंजेस ने मार्जिन्स बढ़ा दिए थे। मैं सीटीटी की बात नहीं कर रहा था, मैं बात समझ गया आपकी, मार्जिन बढ़े हैं, लेकिन मैं द पॉइंट जो मैं रेज करना चाह रहा हूँ कि अगर एक हफ्ते पहले ही आया होता तो आज एमसीएक्स में अपर सर्किट लगा हुआ होता, क्योंकि सब इक्विटी से कमोडिटी में जा रहे होते। लेकिन एमसीएक्स खुद क्यों नीचे है जबकि सीटीटी नहीं बढ़ा? क्योंकि ओवरऑल कमोडिटीज़ को लेकर भी मार्केट का ऐसे में थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर बढ़ गया यहाँ पर। गुरमीत, तो इस समय अगर स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आप कोई पोस्ट बजट व्यू लेना चाहें तो कोई 2-3 स्टॉक्स जो आपको लग रहा है कि थोड़ा यहाँ से बेनिफिशियरी होंगे? तो मैं राहुल से एग्री करता हूँ। एक मीडिया एंटरटेनमेंट में पीवीआर अच्छा लग रहा है, 9,000 करोड़ मार्केट कैप है। इनफैक्ट मुझे एक एनालिस्ट ने एक मजाक में बोला था कि हम क्विक कॉमर्स को 10,000 करोड़ बर्न करने के लिए दे देते हैं, लेकिन 9,000 करोड़ एक मल्टीप्लेक्स प्लेयर को देने के लिए तैयार नहीं है जिसका डोमिनेट मार्केट शेयर है। कलेक्शन अच्छा है, और एक जो इसमें अनुज लीवर हो सकता है वो एफएनबी का रेवेन्यू और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी और टिकटिंग तो आप निकाल सकते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है फूड एंड बेवरेज रेवेन्यू पे और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू पे, वो एक देखने रहेगा। और प्लस जैसा बोला, बहुत बीटन डाउन स्टॉक है। दूसरा, केमिकल सेक्टर में थोड़ी निगाह रहेगी। बहुत सारे स्टॉक्स 12, 14, 15 के मल्टीपल पे आ गए हैं। कुछ कंपनीज कैश रिच हैं, काफ़ी कैपेक्स किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, और अर्निंग विजिबिलिटी अब दिख रही है डबल डिजिट। तो हमने एक स्टॉक हमें पोर्टफोलियो में पसंद है, जेजी केमिकल है, वो जिंक डाइऑक्साइड में है, जिसका एंड यूज टायर है लार्जली, और थोड़ा बहुत फार्मा वगैरह, और ऑटो में हमने देखा है थोड़ा सा रिवाइवल है। डेटा सेंटर रिलेटेड प्लेस में और आईटी कंपनीज में, क्योंकि सर्विस पे इतना बड़ा फोकस किया गया है, और जीसीसी रिलेटेड प्लेस पे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पे किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इवेंचुअली बीएफएसआई जो है उसकी, वो अभी स्टॉक्स नेगेटिव है, क्योंकि पीएसयूज में कुछ एफडीआई का अनाउंसमेंट बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगा, कि एफडीआई कैप बढ़ता है, बट ओवरऑल नतीजे बहुत अच्छे हैं बैंक्स के। आप देखिए, इवन आईडीएफसी के नंबर अच्छे आए हैं, जो भी मिड टियर बैंक्स हैं उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, चोला का नंबर अच्छा आया है। तो बीएफएसआई में एक अर्निंग मोमेंटम अच्छा है, तो वहाँ पे अगर कोई अच्छी गिरावट मिलती है तो वो एक मौका हो सकता है ऐड करने का। तो आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो एफआई रिस्पॉन्स है, मैं ये कहूँगा कि आप एक बार मंडे मेजर कर लीजिए, जल्दबाजी में मत रहिए, थोड़ा सा एक रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, एंड देन थोड़ा सा डिले करके स्टॉक पिकिंग करेंगे तो बेटर रहेगा।
थोड़ा सा डिले करके स्टॉक पिकिंग करेंगे तो बेटर रहेगा। मीनवाइल मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी है लोअर लेवल से। हालांकि पेटीएम की जो रैली थी वो कोलैप्स हो रही है, तो एक बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें इस समय किसी ट्रेड में। शायद बीएसई और एंजल वन में भी एक्चुअली लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी है। अगर आप देखें दोनों स्टॉक्स तो हैं अभी भी नीचे, लेकिन 2199 का लो था, उसके मुकाबले 2300 से ऊपर आ गया है। बीएसई पे 2377 का लो था, 200 रुपये की रिकवरी मोर और लेस यहाँ पर भी आ चुकी है इस समय। तो आशीष, 2 सवाल लूँगा मैं, इस पर मैं आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा आपसे। अब कल से मार्केट का फोकस, चलिए कल छोड़ दीजिए और एक दिन मार्केट बजट पे लगा देगा, उसके बाद वापस हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पर आएगा। आज ऑटो के नंबर्स शानदार रहे मोर और लेस जितने आए अब तक। क्या यहाँ पे मौके ढूंढे फिर, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्क बन रहा है कमोडिटी प्राइसेस का? जी, तो देखिए यहाँ पर जो कमोडिटी प्राइस गिरे हैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहले वरी हो रही थी कि जिस तरह से कॉपर, एल्यूमिनियम, फेरस, नॉन फेरस सब में जो तेजी आ रही है, कहीं ना कहीं ऑटो की मार्जिन्स को डेंट करेंगे, तो वो एक रिलीफ आएगा। सेकेंड, आप देख रहे हैं कि जो सीवी साइकिल के सीवी में नंबर्स थे वो काफ़ी इंकरेजिंग थे, पहले भी आए, डबल डिजिट हमने वहाँ पे ग्रोथ देखी, और आज जो नंबर्स आए टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल के, वहाँ पे भी एक अच्छे नंबर्स हमें देखने को नजर आए। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि कंजम्पशन साइड पे मार्केट सबसे पहले पॉजिटिव होगा ऑटो साइकिल के अंदर में, और एंट्री लेवल कार्स की जो सेगमेंट है वहाँ पर मारुति एक अच्छा बेट साबित हो सकता है, और सीवी के अंदर में अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, ये दोनों ही कंपनी हमें काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने सुबह भी बात की थी कि ये और साथ में ऑटो एंसिलरीज ये एक अच्छा प्ले साबित हो सकता है टू राइड द ओवरऑल कंजम्पशन। अच्छा राहुल, मैंने बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर बात कर ली, आईटी, फिर मैंने पूछा आपसे एक थीम और होटल्स की, हॉस्पिटल्स की। एफएमसीजी के नंबर्स कैसे लगे आपको? एफएमसीजी के नंबर्स में मैंने डाबर से बात करी, मैरिको से बात करी, वो सब कह रहे थे कि रूरल से जो इस वक्त फीडबैक आ रहा है वहाँ के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका ठीक है एफएमसीजी पे इस वक्त कुछ पॉकेट्स जो हम खंगाल रहे हैं किक करके, उसमें एफएमसीजी कहाँ खड़ा है आपका? जिस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वीरू, आई थिंक जब हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं, जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, हमें डिनोमिनेटर देखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, दीज आर कमिंग ऑन फेली डिप्रेस्ड बेसिस, इट्स डिफिकल्ट। उसके चलते आई थिंक अगर आप लीवर का भी वैल्यूएशन देखें, अभी 45-50 टाइम्स के बीच में चल ही रहा है। दैट इज द बेंचमार्क। आप आईटी में टीसीएस से बेंचमार्क करते हैं, यहाँ लीवर करते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रेड आ गया था मार्केट में जब लीवर 3000 से करेक्ट हो गया था, आईटीसी में चला गया। अब रिसेंटली आईटीसी में भी टैक्सेशन काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, और अब लोग डर रहे हैं कि कहीं ये अल्कोहल में ना आ जाए, क्योंकि आईटीसी में पहल हो चुकी है, और जीएसटी वैसे भी सेंड गुड्स पे इंक्रीज कर दिया गया है। तो आई थिंक अगर मुझे आई एम नॉट कंपेल्ड टू बाय कंज्यूमर स्टेपल्स। इफ आई हैड टू एंटर, आई वुड एंटर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। चाहे आप एविएशन ले लीजिए, होटल्स ले लीजिए, जिसकी हमने चर्चा की, क्योंकि अब तक टैक्सेशन में कुछ आया नहीं है। आई वुड स्टिल लुक एट समथिंग लाइक लिकर स्टॉक्स, एंड देन जैसे हमने सुबह चर्चा कर रहे थे, इन समथिंग लाइक एसी मैन्युफैक्चरर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। इसमें मैं ऑटो जोड़ दूंगा। आई थिंक ऑटो इज ऑल्सो कंज्यूमर। You can certainly look at buying Aisha, बजाज या हीरो में से कोई एक ले सकते हैं, मारुति, और आपको कमर्शियल व्हीकल्स ले लें तो आप टाटा मोटर्स या अशोक लेलैंड, दोनों में से एक ले लीजिए। इनके एंसिलरीज भी ठीक ठाक कर जाएंगे। सो आई थिंक इफ आई हैव टू प्ले कंज्यूमर, आई एम नॉट फोर्स्ड टू बाय। आई कैन ऑल्सो प्ले कंज्यूमर थ्रू बैंक्स, जो जिनकी रिटेल लेंडिंग अच्छी आ रही है, तो एक वो भी तरीका होता है कंज्यूमर। सो आई एम नॉट रशिंग इन। एक में इसमें कैविएट है वीरू, इफ आई हैव टू बाय कंज्यूमर स्टेपल्स, आई वुड बाय मोर फूड कंपनीज। सो आई वुड लाइक टू बाय जैसे नेस्ले हो गया, ब्रिटानिया हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया। आई थिंक अगर मुझे कंज्यूमर स्टेपल्स में घुसना ही है तो आई वुड प्रेफर मोर फूड कंपनीज देन नॉन फूड कंपनीज। ओके, मोर फूड कंपनीज देन नॉन फूड कंपनीज। एक काम करते हैं, अब लंच का भी टाइम हो रहा है। राहुल, आपका तो जन्मदिन भी है, डोकोविच के मैच का भी टाइम हो रहा है, तो चलिए आपको हम अब यहाँ पर एक ब्रेक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ देर में दिल्ली चलेंगे, लक्ष्मण जी CII में उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ बस तैयार हो रहे हैं। इससे पहले एक बार श्रेया के पास वापस चलते हैं, अगर कुछ और फ्रेश ट्रेड्स हैं इस समय की, क्योंकि मार्केट में ठीक ठाक इस समय रिकवरी है। श्रेया? राइट, मार्केट में ठीक ठाक रिकवरी, और हम हमारे पैनल से ही पूछ लेते हैं किस रिकवरी में कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं या फिर अच्छे नहीं लग रहे हैं चार्ट्स पर। राजेश जी बताइए, कोई बाइस आइडिया, या पिछला तो सेल दिया था आपने? नहीं देखिए श्रेया, जहाँ पे जो मोमेंटम है उसको रिस्पेक्ट करना है। कल्याण ज्वेलर्स देखिए, टाइटन भी अच्छा है, लेकिन कल्याण में मुझे लगता है थोड़ा कैचअप रैली मिलेगा। सो 395-400 के टारगेट के लिए कल्याण ज्वेलर्स को बाय करेंगे। एट अ लेवल ऑफ 379 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 370 का। कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन मानस जी ने सुझाया था, कल्याण ज्वेलर्स राजेश जी की तरफ से आ गया। मानस जी, कौन सा स्टॉक?
देखिए मेरा समझना है कि आईटी पे अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको इस टाइम देखने को मिल सकती है, तो एम्फेसिस पे ध्यान देना चाहिए। एम्फेसिस में अगर आप देखें तो स्टॉक लास्ट सेशन में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया था, लेकिन आज 200 डे मूविंग एवरेज रीगेन हुए 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो एक ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं जहां 2770 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 2920 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। एम्फेसिस मिड कैप आईटी स्पेस में दमखम नजर आ रहा है मानस जी को। कविता जी आप बताइए, आप किस साइड हैं? आईटी से ही बाय साइड में है, वेयर LTIM अपने सारे एवरेजेस को रीगेन किया है। यहाँ एक सेटअप पॉजिटिव है, अंटिल काउंटर 6000 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर बाय पोजीशनिंग में रह सकते हैं। अपसाइड मूव सीम्स टू बी 6260 6300 के प्राइस मूव बनते हुए देख सकते हैं। आईटी अभी हॉट है तो LTI माइंडट्री कविता जी पसंद कर रही हैं, मानस जी की भी बिकती इससे पहले। सचिन जी कौन सा काउंटर? फ्रेश ट्रेड तो नहीं, बट आई थिंक वही जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, केन्स टेक्नोलॉजीज, मुझे लग रहा है वहाँ पर मोमेंटम शानदार मिला है। 3590 पे अपनी बात हुई थी, 3640 के आसपास फिलहाल फ्यूचर्स है। तो आई थिंक यहाँ पर स्टॉप लॉसेस थोड़े से ट्रेल करके रखे। मुझे लग रहा है जो हमने टारगेट नोटिफाई किया है लगभग अराउंड 3800 के लिए, मुझे लग रहा है वेल पोजिशन है, तो पोजिशंस को रिटेन करें। ओके, केन्स टेक के साथ ही दोबारा जाना चाहेंगे। अच्छे मूव्स यहाँ पर। कल्याण ज्वेलर्स तो दे दिया राजेश जी ने, उसी पर सवाल था। एक बार बायोकॉन भी देख लेंगे क्या राजेश जी? बायोकॉन देखिए काउंटर इसने भी कोशिश की है डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ, आज के लिहाज से कोई ट्रेड? श्रेया देखिए चार्ट तो डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी में ये अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। 200 डे में इसका बनता है 370 का, 376 करंट मार्केट प्राइस है। अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखो, आर्ली चार्ट भी देखो, तो 370 पे सपोर्ट बनता है। तो हमारा स्टॉप लॉस 370 के नीचे होगा, बाय करेंगे। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 390 प्लस का। चलिए, तो ये ट्रेड्स पूरे हो गए। बायोकॉन जब बजट स्पीच शुरू हुई थी, अल्टीमेटली इनिशियली अगर आप देखें CDMO और तमाम रिसर्च कंपनियों को एक एडवांटेज दिया था बाजार ने। 375 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हूँ बायोकॉन। और एक दो स्टॉक्स लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पे जो अच्छा कर रहे हैं। देखिए उसमें कंप्लीटली बाजार ने लैच ऑन किया, कल्याण पे, केन्स पे और विप्रो पे, IT पे और लॉजिस्टिक्स पे फोकस किया है, बट IT ने सबसे ज़्यादा इस रिकवरी को स्पॉन्सर किया। अनुज, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर इस रिकवरी को IT ने किया है। चलिए लक्ष्मण जी के पास चलते हैं, CII में। लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून। होती कि टैक्स के मोर्चे पर क्या कुछ किया जा रहा है, तो ओवरऑल बजट से जो एक्सपेक्टेशन था उस लाइन पे बजट को आप मान रहे हैं, और खास तौर से टैक्स के लिहाज से? तो मैं पहले ओवरऑल बताऊंगा। मेरे हिसाब से ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है, कंटिन्यूटी है जो पुराने बजट्स में देखा, मैक्रो इकोनॉमिक डिसिप्लिन है, कई सेक्टर्स में खासकर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने जो 7 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, प्लस लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो बढ़ाया है, वो 1 लाख करोड़ से, वो बहुत पॉजिटिव है। और कई एरिया जैसे हाई स्पीड रेल वगैरह किया है, वो भी बड़ा अच्छा है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो 1000 करोड़ के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में जहाँ 10% का इंसेंटिव दे रहे हैं, कैसे वर्कआउट करेगा समझना पड़ेगा, बट अमाउंट 100 करोड़ काफ़ी है 1000 करोड़ के बॉन्ड के लिए। तो दैट मीन्स रियली म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को पुश करना चाह रहे हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी वैसे कर रहे हैं। तो ओवरऑल इन सब, और मैंने देखा कि काफ़ी हद तक फोकस ये है स्किलिंग कैसे ठीक करें, इकोसिस्टम कैसे डेवलप करें, और कई सेक्टर्स जैसे डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स और कई बाकी सेक्टर्स भी है, जैसे न्यूक्लियर पावर में कस्टम्स ड्यूटी को बेनिफिट दे दिया, सेमीकंडक्टर्स में अलग बेनिफिट दे दिया। तो कई जो और MSME इसको बहुत बेनिफिट दिया है। जो तो बेसिकली हो क्या रहा था, जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन था कि हम लोग घरेलू मोर्चे पर मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा बूस्ट करेंगे, तो जो अंतर्राष्ट्रीय हालात उथल पुथल था उससे हम लोग ज़्यादा ये मजबूती से लड़ पाएंगे। तो जो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर पे फोकस करना, उसके लिए जो कुछ बजट में किया वो काफ़ी है। काफ़ी है, मतलब देखिए अब और फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो और पता चलेगा, पर जो बजट स्पीच से पता चला उससे लगता है जो फोकस एरियाज़ हैं, जो अमाउंट एलोकेशन है, जो स्किलिंग पे फोकस है, कस्टम्स ड्यूटी रैशनलाइजेशन पे जो फोकस है, कस्टम्स ड्यूटी सिंप्लीफिकेशन में फोकस है, जो उन्होंने सेफ हार्बर रूल्स क्रिएट किए हैं वो GCCs के लिए, IT कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा है। सेफ हार्बर्स रूल GCC के लिए और डेटा सेंटर के लिए आपको लगा था इतने लंबे समय के लिए देंगे?
हाँ, सेफ हार्बर है वो तो है ही है, मतलब वो समय नहीं है उसमें, 5 साल का है वो तो ठीक है। टैक्स हॉलीडे इतना मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देखकर, सरप्राइजिंग लगा कि उन्होंने 2025 से 2047 तक, मतलब या 2026 से 2047 तक 21 साल के लिए, तो डेटा सेंटर्स के लिए अब जो एक तो इंडियन डेटा का जो कंजम्पशन है वो है ही है, पर लोग डेटा सेंटर में जो इन्वेस्ट करेंगे, बाहर की भी अगर जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, और आप अगर एसोसिएट एंटरप्राइज को कर रहे हैं तब भी 15% का आप ट्रांसफर प्राइसिंग मार्कअप ले सकते हैं। तो वो क्लैरिटी जो है उससे काफ़ी डेटा सेंटर्स को काफ़ी इंकरेजमेंट मिला है। बायबैक टैक्स के लिए भी काफ़ी लोगों की इच्छा थी कि भाई बायबैक टैक्स में रिलीफ मिला जाए, तो वो भी उन्होंने रिलीफ दिया। 2-3 साल पहले जब उन्होंने प्राविधान लाया कि भाई सब कुछ डिविडेंड इनकम की तरह ट्रीट करेंगे, उसको बदला और अभी कैपिटल गेन्स सर बायबैक को समझाएंगे कैसे ये रिलीफ के तौर पर देखा जाए, और तो बायबैक से कैसे अंतर बायबैक में पहले होता था कि भाई अब पहले कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट करते थे, फिर उसके बाद बायबैक टैक्स था, फिर ये था कि जो डिविडेंड की तरह उसको ट्रीट करेंगे, तो वो उससे काफ़ी बायबैक वर्चुअली बंद सा ही हो गया था। तो कई लोगों ने बोला कि भाई बायबैक है, आज हम शेयर बेच रहे हैं, इसको आप डिविडेंड की तरह नहीं ट्रीट करिए। तो इसमें जो वित्त मंत्री उन्होंने जो घोषणा की उससे ये लगा कि जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए ये अब कैपिटल गेन्स की तरह होगा। तो अगर किसी को अगर 25, 30 या 35% पहले टैक्स देना पड़ता था, अब उसको 12.5% कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। जो प्रमोटर्स हैं, जहाँ तक उनका संबंध है, उनको अगर वो कॉर्पोरेट प्रमोटर्स हैं तो शायद उनको 20% देना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट में रेट 25% है, तो उनको 5% का बेनिफिट है। और अगर वो पर्सनल में कैपेसिटी में लेते हैं, नॉन कॉर्पोरेट में लेते हैं, तो 30% है। और नॉर्मली प्रमोटर्स का रेट 40% के आसपास होगा मेरे ख्याल से, तो उनमें उनको 10% का बेनिफिट है। तो प्रमोटर्स को कम बेनिफिट है, पर आम जनता को इसका बहुत बेनिफिट है, तो ये अच्छा ही है, प्राविधान अच्छा है निकाला है। इसमें खास तौर से ऐसे मोर्चे पे जब इक्विटी मार्केट से एफपीआई एफआईएस के आउटफ्लोज काफी रिकॉर्ड होते जा रहे थे, तो टैक्स में ऐसा कुछ आपको लगता है बजट में कुछ ऐसा कुछ किया गया जो उस आउटफ्लो को रोक सके? नहीं, आउटफ्लो को तो नहीं रोकेगा देखिए, बट ये जरूर किया है कि सिंप्लीफिकेशन पे बहुत फोकस किया। और एक जो उन्होंने किया है कि अगर जो मैं अभी समझना पड़ेगा, जो बोला है कि फॉरेन पर्सन्स कैन इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स, उनके सेलिंग बढ़ा दी गई। पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का था, फॉरेन का नहीं था, पर इन्होंने अभी फॉरेन पर्सन्स बोला है। वो 5% से 10% और ओवरऑल 24%, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो आ जाता है और वो फॉरेनर्स भी इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो स्कीम के थ्रू, तो वो अमाउंट काफ़ी बड़ा है। क्योंकि इंडिया में अगर वो देखेंगे जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, बाकी चीज़ें अच्छी है, काफ़ी लोग इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो वो एक फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए एक बेनिफिट करेगा। और दूसरा कि इसमें एक दो चीज़ जो उम्मीद लोग कर रहे थे कि शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन दें, एसटीटी में दें, इक्विटी मार्केट के लोग, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। ये एक नहीं, एसटीटी में तो बढ़ा दिया उन्होंने, बट एफएनओ में बढ़ा है। हाँ, एफएनओ में बढ़ा दिया है, बट नहीं, मेरे ख्याल से लोग इतना रिलीफ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जीएसटी के थ्रू काफ़ी रिलीफ दे दिया था पिछले साल एलटीसीजी के लिए। हाँ, पर्सनल टैक्स में काफ़ी रिलीफ दे दिया था। एलटीसीजी 12.5% ठीक है मेरे ख्याल से। अच्छा, इनकम टैक्स के मोर्चे पे कोई डायरेक्ट रिलीफ तो नहीं दिया गया, लेकिन कई सारे टीडीएस टीसीएस के रूल्स कई जगह टूरिस्ट ऑपरेटर्स या जो लोग बाहर जाते हैं उनका टीसीएस कम कर दिया, टीडीएस में क्लैरिटी कर दी कई जगह जहाँ पे टीडीएस का इशू था, तो उसमें भी कैश फ्लो रिलीज कईयों का कॉर्पोरेट्स का होगा। जो लोग बाहर पढ़ने जाते थे रेमिटेंस के, वहाँ भी टीसीएस को भी कम टीसीएस को कम किया है, 5% था शायद 2% किया कुछ ऐसे। इसमें एक और चीज कहा गया है कि जो पूरे इनकम टैक्स के रूल्स है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, न्यू इनकम टैक्स 2026 से लागू होगा अप्रैल से। ये कितनी राहत देगा? ये नहीं, देखिए न्यू इनकम टैक्स स्कोप दिख रहा है आपको। हाँ, मतलब इसमें ये कि जो इसका इंटरप्रिटेशन है वो डेफिनेटली पहले से मच मोर सिंपलर और मच मोर ईजियर है, लैंग्वेज मच मोर सिंपलर है, फॉर्म्स मच मोर सिंपलर है, वो ईजी है, तो उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे सेक्टर जहाँ पे इंडिया के अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड थे, मतलब उस पिच पे इंडिया मजबूत था, मिसाल के तौर पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर हो गया, आपकी स्क्रीन पर, और बड़ी तेज़ी से अगर आप देखें इस वक्त एक रिकवरी थी, एक छोटी सी रिकवरी थी, और छोटी नहीं, रिकवरी बड़ी थी, लेकिन टिकी बहुत थोड़ी देर तक। हम 25,032 पर ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिएगा हमारा इंट्राडे लो जो था वो बहुत ही नीचे, आई मीन 24,571 पे था, और मीनिंगफुल क्या था वहाँ से कि बाज़ार ने थोड़ा सा अपने रिस्क को, अपने जो आज का कोलैप्स था उसको डैमेज को कंट्रोल किया।
जस्ट बिकॉज ऑफ IT। जरा प्लीज़ निफ्टी IT स्क्रीन पे लेके आइएगा। और एक बार निफ्टी IT, वो निफ्टी IT ने वो स्पॉन्सर करी तेज़ी एंड इट्स नाउ 38455। और याद रखिएगा निफ्टी IT इस वक्त इस जोन में ऑलमोस्ट, अगर आप सोचिए तो CY26 का हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रखा है। ये बजट के ठीक बाद, स्पीच के बाद, ये एक छोटा सा डिस्कशन पैनल था और हमने सभी मुद्दों पर बातचीत करी। फाइनली क्लोजिंग आवर्स में हम जंप कर रहे हैं। 2 बजे का कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे कमाई का अड्डा की। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।